हेलो स्टूडेंट्स, प्रत्येक की जो सीरीज़ हम बना रहे हैं उसमें ये 3rd नंबर का वीडियो है। इसमें हम आगे जो प्रत्यय और रह गए हैं हमारे सिलेबस के उनको हम कवर करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ प्रत्यय को कवर किया हुआ था। इसमें बहुत सिंपल वाले, उनसे भी ज़्यादा सिंपल जो प्रत्यय हैं वो इसमें हैं, बिल्कुल सीधे सीधे बिना चेंजेस वाले। तो इसी में सबसे पहला है कत्वा प्रत्यय। ठीक है, आप एक बार जितने भी प्रत्यय उनको 2-2 4-4 बार लिख के देख लीजिएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि बिना लिखे कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। कत्वा, कितिन, कित, इनमें छोटा छोटा सा डिफरेंस है। और जिन बच्चों जो हिंदी मीडियम कभी नहीं पढ़े उनको दिक्कत होती है, उल्टा सीधा हो जाता है थोड़े से ही मात्राओं में। तो आप 1-2 बार इनको लिख के देख लें, ऐसे सिंपल प्रत्यय के नाम बस। ठीक है, तो इसका जो है इसमें क्या बचेगा, लास्ट में त्वा शेष बचता है। ठीक है, और जब काम इसका प्रयोग कौन से शब्दों में करते हैं, जब एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है और दोनों को करने का कर्ता एक ही होता है, तो पहली क्रिया के लिए कर या कर के अर्थ में कत्वा शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, वैसे ही जैसे कि लिप प्रत्यय में हमने पढ़ा था। पर लिप प्रत्यय और इसमें क्या फ़र्क है, लिप प्रत्यय के साथ में उपसर्ग लगा हुआ है पर यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। तो ऐसे शब्द जहाँ पर उपसर्ग के साथ में आप बता रहे हो करके वहाँ लिप प्रत्यय, जहाँ पे बिना उपसर्ग के बता रहे हो वहाँ पे कत्वा प्रत्यय। सिंपली है, सिंपल धातु है, एक धातु है, कत्वा जोड़ा, आधा कार हट गया उसमें से, नीत्वा बन गया। क्र में कृत्वा बन गया, भू में भूत्वा, बहुत ईजी, भूत्वा बन गया। पठ में पठित्व, वो जो धातु जो अंतिम धातु उसके बाद छोटी की मात्रा लगेगी, बस वो एक नियम है सिंपल सा जो मैक्सिमम जगह पर है बस। लिख लिखित्वा, खाद खादित्वा, धाव धावित्वा, बस छोटी की मात्रा लगती जा रही है। हसित्वा, चलित्वा, पतित्वा। ठीक है, और यहाँ पर गम, जो गम धातु है वहाँ पे गत्वा और नम धातु से नत्वा बना, तो माँ की जगह पर जो ता का प्रयोग हुआ है ये थोड़ा सा अलग है, और मन और ना की जगह पर भी ता का प्रयोग होना है। तो ठीक है, तो माँ और ना की जगह पर आपको ता का प्रयोग ना होके, सॉरी गलती से मैंने बोला, वो आपको यहाँ पर माँ और ना का लोप करना है, जो हमने इसके पहले नियम में पढ़ा हुआ था कि अंतिम अक्षर यदि माँ और ना है तो वो लोप हो जाएगा। तो 2 कॉमन नियम हैं इसके। यदि धातु के आखिरी वाली धातु के अक्षर के पहले छोटी की मात्रा लगनी है, और यदि धातु का अंतिम अक्षर माँ और ना है तो उसका लोप हो जाना है। ठीक है, ये आधा धातु त्वा का ही है, कंफ्यूज हो गया था मुझे। तो गत्वा, नम में नत्वा, मन से मत्वा, दा से दत्वा, दृश से दृष्टवा, यहाँ पे सा षटकोण का चेंज हो गया संधि के नियम से। लब से लब्धवा, प्रच से प्रष्टवा, श्रु से श्रुत्वा, ज्ञा से ज्ञातवा, ये 2 जो हैं ये संधि के नियमों से चेंज हुए हैं। आप इनको वैसे भी देख सकते हैं कि इनका प्रयोग किस तरीके से हुआ। जैसे चा जो है वो सा षटकोण के बदल गया, छा जो है वो टा में बदल गया, तो किस तरीके से हुआ। तो यह आपका नहीं समझना संधि का तो कोई बात नहीं, सिर्फ 2 या 3 ही शब्द हैं, आप इनको स्पेशल स्टार लगा के याद कर सकते हैं कि भाई लब का लब्धवा बना था और प्रच का प्रष्टवा बना था, दैट्स इट। इसके अलावा बाकी कहीं पर भी कुछ भी नहीं है इसमें। 2 नियम ध्यान रखने, माँ और ना का हो तो लोप हो जाना है, और अंतिम धातु के अंतिम अक्षर में छोटी की मात्रा का प्रयोग किया ना, जो हम स्टार्टिंग से उस नियम को देखते आ रहे हैं। कब प्रयोग करना है, जब एक ही कर्ता हो और 2 क्रियाओं को, एक कर ली हो और दूसरी करने जा रहा हो, तो उसके पहले वाली क्रिया में इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये त्वा वाला। ठीक, तो अगर सिंपली आपको ये त्वा लगा हुआ आए शब्द सीधा लिखा हुआ तो आपको सिंपल लिख देना है। जब आप आइडेंटिफाई करें प्रत्यय तो प्रत्यय में आपको यही लिखना है, कत्वा, ना कि त्वा प्रत्यय। ठीक है, त्वा तो प्रत्यय लगने के बाद जो नया शब्द है उसमें शेष बचा हुआ है, मतलब शेष इन द सेंस कि यही दिखेगा आपको, लेकिन प्रत्यय जब लिखने की बात आएगी तो आपको यही प्रत्यय लिखना है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय में क्या है, एक बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसका जो शब्द बनने के बाद जो शेष बचता है वो अन शेष बचता है, मतलब इस वाले प्रत्यय से उसका कुछ भी सिमिलरिटी नहीं दिख रही है। मतलब कहाँ ल्युट प्रत्यय तीनों वर्ण अलग अलग है और कहाँ अन प्रत्यय उसमें बिल्कुल अलग 2 वर्णों का प्रयोग हुआ है। भाववाचक में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको छोटे से उसमें देख लेते हैं कि कब इसको, जैसे इसमें जो बचा है अन शेष, इस अन में एक उपसर्ग है, एक स्वर है और एक व्यंजन है हलंत युक्त। तो जब जैसे धाव धातु है तो यहाँ पर ल्युट प्रत्यय जुड़ा तो इसका अन शेष बचना है, ये हमें पता ही है कि यहाँ पे अल्टीमेटली अन शेष बचेगा। अन के साथ में ही हमको इसको बनाना है, ल्युट लिखा जरूर है लेकिन हमको अन का प्रयोग करना है इस धातु में। तो आ का एसोसिएशन वा के साथ हो जाएगा, तो ये पूरा बा बन गया, तो यहाँ पे धाव और ना आ गया यहाँ पर, तो धावन। ठीक,
गम धातु में भी ऐसे ही हुआ, तो गमन, मा कंप्लीट हो गया आ की वजह से और ना आ गया तो गमन। पठ में पठन, यहाँ पे छोटी की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। म्र में मरण, और जी यहाँ पे जो म्र है ऋषि का, उसका अर में परिवर्तन हो गया है। संधि आपको पता ही है कौन सी होगी यहाँ पर, स्था का स्थान और भज का भजन। तो इस तरीके से इसमें प्रयोग होता है। कहीं कहीं बुक में भजनम स्थानम भी लिखा हुआ है, मैंने भी लिखा हुआ था, उसको मैंने कट किया हुआ है। देखिए अगर आप लिख देंगे एग्जाम में तो वो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन आप उसको लिखें ही क्यों, मेरे हिसाब से तो नहीं लिख रहे वो ज़्यादा अच्छा है। ना सिर्फ अगर ना बच रहा है शेष तो बस ना को ही लिखें, वो ज़्यादा सही है। क्योंकि अगर अपन किसी नियम को बता रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं उसको, तो हमें उसको वैसे ही उसको शो भी करना चाहिए। ठीक, तो सिंपल है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्रत्यय का रूप है उससे बिल्कुल डिफरेंट रूप में ये बनने के बाद नया शब्द बन रहा है। ठीक, तो इसलिए इसको ध्यान रखने का मतलब बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मिस्टेक कर देंगे इसमें तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आप मेरे हिसाब से आप एक काम कर सकते हैं कि एक टेबल बना लीजिए जिसमें एक तरफ प्रत्यय लिख लीजिए और एक तरफ लिख लीजिए कि बनने के बाद क्या शेष बचता है। और अगर नहीं होगा तो मैं भी इसको ऐसा बना के लास्ट में लगा दूंगी इसको, तो आप लोगों को एक बार में इजी होगा कि ये लगा, ये बाकी नियम आप अलग से पढ़ लीजिएगा। तो एक नज़र में आपको ये तो दिमाग में रहेगा ना कि अच्छा ये प्रत्यय है और ये इसका शेष बच रहा है, मतलब कि जो नया शब्द बन रहा है उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पर कुछ प्रत्यय मैंने बनाए हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है बट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है उसमें। एक सिंपल दा प्रत्यय है, आपने जगह जगह लगा हुआ देखा होगा, सर्वदा, एकदा, तदा, कदा, हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं संस्कृत में, तो वो दा प्रत्यय की वजह से बनते हैं। उसका मतलब है समय बताने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे सर्वदा मतलब हमेशा, एकदा मतलब एक बार, तदा मतलब वहाँ, कदा मतलब कब। तो इस तरीके से जब वर्ण बनते हैं समय को बताने के लिए तब वहाँ पर दा प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो लास्ट में यदि दा जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर अगर शब्द बताने वाला जो शब्द है वो समय को बता रहा है, टाइम को किसी भी तरीके से बता रहा है, तो वहाँ पर दा प्रत्यय है। दूसरा है मतुप प्रत्यय, मतुप में मत शेष रह जाता है और वहाँ पर कहीं कहीं पर वत भी शेष रहता है। मत और वत, वत और मत में शेष रहने के लिए क्या जानना है कि जहाँ पर आ और बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ जिन धातुओं के अंत में है वहाँ पर वत शेष रहेगा और बाकी सभी में मत शेष रहेगा। ठीक है, तो जैसे रूप प्लस मतम, तो रूप में माँ में आ शेष है तो इसलिए वा बन गया यहाँ पर रूपवत। समझ में आया आप लोगों के लिए? वैसे मत शेष रहना है इसमें, लेकिन जहाँ पे वत शेष है इट मीन्स कि जो धातु का अंतिम शब्द है वहाँ पर आ या इसके आगे आ और आ होने से यहाँ पर वत का प्रयोग हो जाता है। बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है कि किसके बाद में आ और आ रहा है धातु में और किस में नहीं आ रहा है। जहाँ आ रहा है वहाँ वत लगाइएगा और जहाँ नहीं है वहाँ पे मत लगाइएगा। बस इतना ही इसमें समझने की बात है, वैसे बहुत ईजी है। एक छोटा सा प्रत्यय और है लास्ट में यहाँ पर इक, और इसको ठक भी बोलते हैं। ये इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं हम, जैसे कोई एक शब्द है जैसे द्वारपाल, इसको हमें बनाना है द्वारपालिक। ठीक है, तो उस प्रकार के विशेषण को बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जब हम ठक लगा देंगे तो इसमें क्या करना होता है, द्वारपाल है ही, ठा और का मिलाया तो क्या बन गया, द्वारपालिक। तो ठा का जो है वो लोप हो जाता है और जो का है वो शेष रहता है और जो लास्ट शब्द का जो अक्षर है उसके ऊपर छोटी की मात्रा लग जाती है। ऐसे ही पाक्षिक, आस, और जो पहला उसके पहले वाला है उसमें आ की मात्रा लग जाती है। ठीक है, अगर नहीं लगी होती है, जैसे द्वारपाल में पा में आ की मात्रा लगी हुई है इसीलिए यहाँ पर आ की मात्रा नहीं लगाई है, बस ला के ऊपर छोटी की मात्रा लगा के का लिख दिया। पर पक्ष में बड़े आ की मात्रा लगाई है पा में, छापे छोटी की मात्रा लगाई है का। तो यहाँ पर क्या करना है, धातु का अंतिम अक्षर में छोटी ई की मात्रा लगानी है और उसके पहले वाला अक्षर, इसको उपधा बोलते हैं। जो टर्म है इसके लिए वो है उपधा। तो उपधा वाले शब्द में आपको बड़े आ की मात्रा का प्रयोग करना है। तो इस तरीके से इसका यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। बहुत छोटा सा है, कभी कभार पूछ लेते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पुराने जो अभी 1-2 साल में पेपर हुए उसमें ये जनरली पूछा गया है। इंपॉर्टेंट होने की वजह से मैंने इसमें इंक्लूड किया है इसको। तो इस तरीके से आप इस वाले वीडियो में जो छोटे छोटे से प्रत्यय थे वो मैंने इसमें कंप्लीट कर दिए हैं। आप इनको समझ लीजिएगा अच्छे से। मैं प्रत्यय को जितना मुझे समझ में आता है, जितना मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने के लिए, और आप इसको प्रैक्टिस करके इजीली समझ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप को कोई भी परेशानी हो रही है या कोई भी डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूँगी।